तो इसमें सबसे पहली चीज अपन देखते हैं कि सर आपने बोला था कि दूसरा तरीका है प्रूव करने का वाईडीएसी को। वाईडीएसी को दूसरा तरीका प्रूव करने का, उसका यूज भी पड़ता है, उसमें एंगुलर सेपरेशन नाम के कोई सवाल आ जाते हैं, उसमें यूज पड़ता है। और आंसर वही आएगा, बट इस अलग मेथड है। तो देखो वो समझते हैं। मान लीजिए आपका ये स्प्लिट्स हो गई, आपकी यहाँ पर एक ये स्प्लिट वाला प्लेन हो गया आपका, ये स्प्लिट S1 है, ये स्प्लिट S2 है, और यहाँ पर आपका स्क्रीन हो गई। ठीक है। ये मेथड भी आना चाहिए आपको, क्योंकि इस पे भी सवाल आए हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी आए हैं, लेकिन बस उसने क्लास उसमें एनसीईआरटी में समझा नहीं रखा। तो समझिए, ये था आपका। अब यहाँ से स्प्लिट S1 से एक लाइट गई थी आपकी, ये लाइट यहाँ पे गई थी। ठीक है। एक S2 से एक लाइट आई थी जो कि आपकी यहाँ पे जाके मिल रही थी, दोनों लाइटें। ठीक है, ये पॉइंट पी पी था। मुझे डेल्टा एक्स निकालना था। डेल्टा एक्स क्या होता है बेटा? डेल्टा एक्स आपका होता है जो पार्ट डिफरेंस, जो कि S2P माइनस S1P होता है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस था वो डी था, यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो आपका कैपिटल डी था। देखो बेटा, डायग्राम तो यही होता है एग्जैक्टली। डायग्राम क्या होता है एग्जैक्टली? यही होता है। लेकिन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अप्रोक्सीमेशन वाला जो पर्पस था, हम ये मानते हैं कि जो डी की वैल्यू होती है, तो लैम्डा से तो बहुत बड़ा होता है डी, सिंपल सी बात है। लेकिन जो कैपिटल डी की वैल्यू होती है कि बहुत बड़ी होती है। इसी केस में हम वाईडीएसी पढ़ते हैं। मैंने बताया था, जो डी होता है ना वो लगभग में होता है, या आपको हो सकता है या माइक्रोमीटर में भी देखने को मिले। लेकिन जो ये डी होगा ये मीटर में हो सकता है, ये सेंटीमीटर में हो सकता है। तो डी की वैल्यू बहुत बड़ी होती है तुम्हारी एज कम्पेयर टू स्मॉल डी। तो अगर ऐसा केस है तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो रेज हैं, हम ये मान सकते हैं कि ये जो रेज हैं आपकी, ये बहुत दूर कहीं जाके मिलती होंगी। बहुत दूर कहीं जाके ये मिलती होंगी। तो बहुत दूर जब किसी चीज को हम बोलते हैं कि कोई चीज बहुत दूर है, तो उसका मतलब होता है कि कहीं इनफाइनाइट पे जाके वो दोनों मिल रही होंगी। ये सब कहाँ जाके? एट पी। क्योंकि डी बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू स्मॉल डी, तो हम ये मान लेते हैं कहीं इनफाइनाइट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सीधा अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। ये वाला अप्रोक्सीमेशन सोच के हम बोल रहे हैं कि आपकी आपका जो पी पॉइंट है, पॉइंट जो है पी, वो कहां पर मान लिया मैंने? एट इन्फिनिटी पे जाके मान लिया। एट इन्फिनिटी पे जाके आपको क्या हो रहा होगा? इंटरफेरेंस हो रहा होगा, अप्रोक्सीमेशन। इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आपको ये बाद में जब समझना हो ना तो आप कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि थोड़ी चीजें दिक्कत होती है बच्चों को बाद में। अगेन बोल रहा हूँ, सीबीएसई में नहीं दे रखा है, लेकिन डायफ्रैक्शन इसी से समझ में आएगा अगर आप आगे आगे जाकर डायफ्रैक्शन पढ़ना चाहोगे तो अगर ये पी इस तरह से है कि दोनों जाके इन्फिनिटी मिल रही हैं, तो दोनों रेस आपको क्या दिखेंगी? दोनों रेस आपको पैरेलल दिखाई देंगी, राइट? दोनों रेस आपको क्या दिखाई देंगी बेटा? पैरेलल दिखाई देंगी। अगर अब दोनों पैरेलल हैं, तो S2P और S1P, पी कहां पर? इन्फिनिटी पे। तो S2P वाई लाइन और S1P वाई लाइन दोनों क्या हो गई बेटा? दोनों हो गई आपकी इस तरह से पैरेलल। तो अब थोड़ा सोचो, मुझे निकालना क्या? मुझे S2P माइनस S1P निकालना है। अब इसका मतलब मुझे लेंथ का डिफरेंस निकालना है। तो अगर एक बार मैं एक लाइन यहां से बनाऊं परपेंडिकुलर, ये लाइन मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाल दी इस पे इस तरह से, तो तुम ये देखोगे अच्छे से तो सर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो दोनों में बराबर होगा ना। ये डिस्टेंस और ये तो पैरेलल है, क्योंकि ये आपका एक रेक्टेंगल से बन गया है। तो ये डिस्टेंस, ऊपर वाला डिस्टेंस, ये और ये डिस्टेंस, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। लेट से मैंने इस पॉइंट का नाम एम कर दिया। लेट से इस पॉइंट का नाम मैंने एम कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि सर इसमें S2P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? MP के बराबर हो जाएगा। तो अगर मुझे S2P माइनस S1P निकालना है, जो कि होता है डेल्टा एक्स के बराबर, अगर मुझे ये निकालना है, तो मुझे एग्जैक्टली निकालना क्या है? मुझे एग्जैक्टली जो S2P है वो तो S2P है ही, माइनस सॉरी एस सॉरी मैंने गलती कर दी। ये S1 मानते थे हम, ये S2 मानते थे। ठीक है, तो ये S1P हो गया। खास खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ जो रेफरेंस लेके चल रहे हैं उस हिसाब से चलना है अपन। तो S2P क्या हो गया? उसको मैं S2M प्लस MP लिख सकता हूँ। समझ नहीं पा रहा? S2P को मैं S2M और ये वाली लेंथ लिख सकता हूँ। ठीक है, और माइनस मैंने क्या कर दिया? S1P। बाय ज्योमेट्री मैं जानता हूँ कि ये दोनों क्या है? बराबर है, तो ये और ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मुझे एग्जैक्टली क्या निकालना है? मुझे एग्जैक्टली S2M निकालना है। S2M का मतलब कुछ ये वाली चीज। तो यही यहाँ क्या हो जाएगी आपकी? टेल टैक्स के बराबर। अगर मैं एसक्यूएम निकाल दूंगा तो मैं आपका इनडायरेक्टली डेल्टा एक्स निकाल के आ रहा हूँ। डेल्टा एक्स क्या होता है? पार्ट डिफरेंस होता है ना, पार्ट पाथ मतलब टोटल पाथ कितना चलेगा, तो यही तो एक्स्ट्रा चला है। तो S2M है, वही तो एक्स्ट्रा पार्ट है जो चला है आपका। मुझे वही निकालना है। वो मैं कैसे निकालूंगा? सुनो। दूसरी बात, मैंने ऑब्वियसली सब कुछ जब बराबर है तो मैंने एक एंगल माना होगा।
एक तरह से एक एंगल माना होगा कि यहाँ से थीटा एंगल पे है सब कुछ, और थीटा स्मॉल है ऑब्वियसली, थीटा माना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा लिया होगा, तो अगर ये थीटा है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे अपन, अगर ये थीटा है तो आपका ये भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा। तो पैरेलल लाइन है, अगर आपका ये बीच से निकलने वाली लाइन है तो ये पैरेलल लाइन है, सारी पैरेलल लाइन है। ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, सब थीटा होगा आपका। अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये भी क्या निकल के आ जाएगा आपका थीटा के बराबर। मैंने क्या किया, एग्जैक्टली एक लाइन यहाँ से पी पे जा रही होगी, जो लाइन बीच से जाने वाली लाइन, जो यहाँ से क्या एंगल बना रही है, थीटा लाइन। ठीक है, ये होता था अपना वाई। ठीक है, और ये नीचे दिए, मैंने यहाँ से बीच से निकालने वाली लाइन को क्या माना है आपका थीटा एंगल बनाता हूँ, क्योंकि सारी लाइन सब पैरेलल है, इनफाइनाइट पे जाने सारी लाइन पैरेलल, तो वो थीटा हो जाएगा। अगर ऑब्वियस सी बात है कि ये नीचे वाला थीटा हुआ तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये थीटा। अब इस ट्राइंगल को अगर आप देखो एक बार, राइट ट्राइंगल, ये थीटा है, ये कितने के बराबर है सर, ये डी के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये तो निकालना है, ये हो जाएगा डी साइन थीटा। समझ में आता है, डी साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो गया डी, परपेंडिकुलर जो है मुझे निकालना है, डी साइन थीटा हो गया आपका। राइट, अगर ये डी साइन थीटा हो गया तो आपका जो डेल्टा एक्स है, मुझे यही तो निकालना था, ये वाला डिस्टेंस, वो कितने के बराबर आ गया बेटा, डी साइन थीटा के बराबर आ गया। कितने के बराबर आ गया, डी साइन थीटा के बराबर आ गया। तो ये डेल्टा एक्स दूसरा तरीका है इन टर्म्स ऑफ एंगल। कभी कभी आपसे इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, डेल्टा एक्स आ गया। अब हम अपने मेन डायग्राम पे एक बार सोचते हैं सर, मेन डायग्राम के हिसाब से इस ट्रायंगल को सोचिए एक बार, इस वाले ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को हम सोचते हैं, तो हम बोलेंगे सर देखिए, उस वाले ट्रायंगल के हिसाब से, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख जाता हूँ, उस वाले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से सर आपका ये है थीटा, ये है डी, और ये है वाई, ये पी पॉइंट है आपका। अगर किसी को दिख नहीं रहा तो मैं वापस से इसको डायग्राम पीछे दिखा रहा हूँ आपको। सर ये वाला डायग्राम, ये वाला ट्रायंगल मैंने उठाया आपका, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल को मैंने पीछे बनाया आपका, तो पीछे बनाने पे ये वाला ट्रायंगल बन गया। ये एंगल कितना बन रहा है बेटा, यहाँ से थीटा बन रहा है, ये कितना है वाई है, और ये कितना हो गया आपका डी। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि आपका जो टेन थीटा होगा, टेन थीटा, वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका वाई बाई डी, टेन थीटा हो जाएगा वाई बाई डी। अब क्योंकि मैंने बोल रखा है कि थीटा क्या है, स्मॉल है, थीटा क्या है आपका, स्मॉल है, तो जब भी एंगल स्मॉल होता है तो उस टाइम पे बेटा आपका जो टेन थीटा होता है, जो टेन थीटा होता है, और वो अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा के बराबर मान, तीनों थीटा के बराबर होते हैं, तो टेन थीटा क्या होता है बेटा, अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा के बराबर मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकते हो। अब एक बार पीछे देखो, आपने डेल्टा एक्स क्या लिखा था बेटा, डेल्टा एक्स लिखा था डी साइन थीटा, ठीक है, डिसेंडर लिखा है। और आपने यहां से बोला ये वाली चीज, यहां से आपने इन दोनों कंबाइन करके बोला कि साइन थीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली आपका वाई बाई डी मान सकता हूँ, क्योंकि टेन थीटा और साइन थीटा लगभग क्या हो गया आपके, बराबर हो गए, तो मैं लगातार मान सकता हूँ। इसको सेकंड मान के मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चीज थोड़ी सी ऐसी लगेगी क्या चल रहा है आपका, पर जो बच्चा समझ पाएगा ना चीजों को, तो कुछ कर तो वही रहे हैं अपन, ये अप्रोक्सीमेट। चलो, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो गया, वाई बाई टी हो गया। अब ये फर्स्ट को देखो और सेकंड को देखो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, साइन थीटा, यहां से अगर मैं थोड़ा देखूं तो साइन थीटा क्या आ गया बेटा, साइन थीटा आ गया आपका, चलो मैं इसको नहीं लिखता हूँ, इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना था, डेल्टा एक्स। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रही थी आपसे, फर्स्ट इक्वेशन बोलती है सर डेल्टा एक्स जो आपने निकाला था वो था डी साइन थीटा, ये निकाला था अपन ने। और यहां से आपने साइन थीटा कितना निकाल दिया है, वाई बाई डी, डी इंटू वाई बाई डी, यानी आपका डेल्टा एक्स एंड पार्ट डिफरेंस, मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ उसको, वाई डी बाई डी। मैं जानबूझ के इस तरह से लिखता हूँ, इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कि आप डिफरेंशिएट तो नहीं कर रहे, इसलिए मैं इस तरह से, सॉरी, ऊपर स्मॉल डी हो गया, स्मॉल डी, और नीचे आपका कैपिटल डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकलता है। तो सर मतलब ये फॉर्मूला याद करना कि वो बेटा दोनों फॉर्मूले सेम ही है, उसको अलग तरीके से निकाला था, इसको अलग तरीके से निकाला है, बस एनसीईआरटी नहीं, और देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या निकल के आता है, वाई डी बाई डी, कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। वहां पे भी क्या निकल के आ रहा है, स्मॉल वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। फॉर्मूले बेटा सेम है, सेम फॉर्मूला आ रहा है। वहां पे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन अलग तरीके से लिया गया था, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन थोड़ा अलग तरीके से लिया जा रहा है, बस दैट्स द डिफरेंस। बट कई बार ना आपसे ये साइन थीटा भी पूछ लेता है, ठीक है, इस कई बार आपसे बेटा ये साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल आ रहा है,
तो इसको वाई बाय डी हम लिख सकते हैं। तो कभी कभी वो आपसे पूछता है कि इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं एंगुलर विड्थ बोल देते हैं, एंगुलर विड्थ। ठीक है, क्या वो आपसे, इसका शब्द मैं एक्चुअली, मुझे वो शब्द एग्जैक्ट शब्द याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको, हम एंगुलर विड्थ या एंगुलर डेविएशन कुछ एंगुलर के साथ बोलता है कि एंगुलर विड्थ क्या होती है, तो उसमें हमें थीटा निकालना होता है। थीटा क्या होता है आपका बेटा, वाई बाय डी होता है। ठीक है, वाई क्या हो गया उस तरह से, बहुत अच्छी से थोड़ा सा इसको निकालने की अगर कोशिश करोगे, वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, वो वाई का फॉर्मूला याद करो, कल मैंने बताया था आपको कि कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, वो वाली वैल्यू आप डालोगे तो आपको एंगुलर विड्थ भी निकल के आ जाएगी। एंगुलर विड्थ, एंगुलर सेपरेशन, ऐसे शब्द यूज करता है नाम। फिर से बोल रहा हूँ, सवाल आएंगे तो और ज्यादा इतनी चीजें समझ में आएंगी। तो मैंने कल जो आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा सेकंड मेथड टू प्रूव डेल्टा एक्स, जो वाई डी बाई डी निकल के आता है वो निकल के आ गया। अब पढ़ते हैं बेटा हम फ्रिंज विड्थ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसको ये मेथड नहीं समझ में आया हो, सेकंड मेथड टू फाइंड डेल्टा एक्स, तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आपको बस ये समझना है कि मुझे डेल्टा एक्स को का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है वाई डी बाई डी, और उसको फिर मैं आगे यूज करता हूं, यूज इट टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमम। मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हो, जो डेल्टा एक्स होगा आपका, वो बेटा एन लेमडा हो जाएगा मैक्सिमा के लिए, और जो डेल्टा एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एन माइनस वन बाई टू लेमडा मिनिमा के लिए। ये वाली चीज अपन ने कल भी करी थी, वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ दूसरा मेथड निकाला है टू फाइंड द डेल्टा एक्स, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। चलो, नेक्स्ट चीज है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड हजार बार वेरी लिख लो उसके बाद भी इंपॉर्टेंट, विच इज फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, बीटा से इसको बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होती है फ्रिंज विड्थ, जैसा कि बेटा मैं आपको कल स्क्रीन दिखाई थी मैंने आपको, कि स्क्रीन पे जो आपके फ्रिंजेस बनती हैं, बीच में क्या होता है आपका, जहां पे वाई की वैल्यू जीरो होती है वहां पे क्या बनती है बेटा, वहां ब्राइट बनती है, राइट। वहां पे क्या बनती है बेटा, वहां पे बन सॉरी, यहाँ पे बनती है ब्राइट, फिर उसके ऊपर बनती है डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ये चलता है ना, ये ब्राइट ये डार्क, इस तरह से चीजें होती हैं, और भी ऊपर नीचे लगातार कॉन्सेक्यूटिव होती हैं। तो बीटा क्या होता है, बीटा रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन, एक तरह से आप समझ सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा और कॉन्सिक्यूटिव मिनिमा। देखो बीटा एक तरह से ही समझ लो, फीलिंग लेनी हो ना बेटा की, तो होता है कि एक फ्रिंज की मोटाई कितनी है, अब वो निकालेंगे कैसे हम। तो मैं ये बोलूंगा कि सर अगर मुझे ये डिस्टेंस मान लूं मैं, और ये डिस्टेंस मान लूं, इन दोनों को माइनस कर दूं अगर मैं, ये मान लो y1 है और ये y2 है, y2 माइनस y1 कर दूं मैं, तो मेरा बीटा निकल के आता है, एक फ्रिंज की मोटाई निकल के आ जाएगी, राइट। तो फ्रिंज विड्थ कुछ नहीं होती, इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू फ्रिंजेस। अगर इसको डिफाइन करना चाहते हो, जो डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा, मैक्सिमा को हम दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं बेटा, ब्राइट बुलाते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस और मिनिमा। मतलब देखो एक और बात याद रखना, या तो मैक्सिमा लेना है या मिनिमम, और टू मिनिमम्स। ऐसा नहीं मैक्सिमम मिनिमम के बीच बात नहीं हो रही, दो लगातार मैक्सिमा या दो लगातार मिनिमम, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, डिस्टेंस होगा, उसको हम बुलाते हैं आपका फ्रिंज विड्थ। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि सर मेरा जो एनथ ब्राइट आएगा, एनथ ब्राइट, उसका डिस्टेंस कितना होता है बेटा, ब्राइट का, तो ब्राइट का, अगर किसी को याद नहीं हो मैं पीछे दिखाता हूँ, याद करो, एन लेमडा डी बाई डी को हमने बराबर किया था आपको वहां पे, तो यहाँ पे ये निकल के आया था, ये रहा। तो जो मैक्सिमम का था वो एन लेमडा डी बाई डी था, ठीक है। मिनिमा के लिए फॉर्मूला ये था आपका। उसने बोला है आपसे कि मैं दो मैक्सिमा की बात बात कर रहा हूँ, एन प्लस एनथ ब्राइट ले लिया तो वो क्या हो गया, एन लेमडा डी बाई डी हो गया, राइट। अगर मैं बोलूँ एन प्लस वनथ ब्राइट, इसके अगला जो होगा एन प्लस वन होगा, जैसे सेकंड थर्ड, सेकंड को मैंने मान लिया एन, तो एन प्लस वन क्या हो गया आपका, थर्ड हो गए, तो वो वाई एन प्लस वन क्या हो गया, ब्राइट, दोनों ब्राइट क्लाइम लिखे मैंने, तो वो क्या हो गया, वो हो जाएगा सर आपका एन प्लस वन लेमडा डी बाई डी। इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना बेटा, उसी को हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा आपका, वाई ऑफ एन प्लस वन राइट माइनस वाई ऑफ एन, राइट। निकालना चाहेंगे इसको, तो हम क्या कर सकते, सर एन प्लस वन लेमडा डी बाई डी माइनस एन लेमडा डी बाई डी। कोई भी थोड़ा बहुत भी समझदार बच्चा होगा, उसको खोल के जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है बेटा, लेमडा डी बाई डी। एंड अगेन
हाउ मेनी टाइम्स है, चाहे मैं बोल दूं उसको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वेरी वेरी वेरी, मतलब पूछता ही पूछता है, दुनिया का हर एग्जाम आपसे फ्रिंज विड्थ पूछता ही पूछता है, पता नहीं क्यों पूछ रहा है इतना, लेकिन पूछ रहा है। ठीक है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पूछेगा, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू निकलवा के पूछेगा आपसे, तो वो पूछता ही पूछता है। अच्छा, एक बच्चे ने बोला सर आपने बोला कि आपने ब्राइट ही क्यों लिया, आप चाहे तो डार्क ले लेते, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तब भी वही आएगा, तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई चाहता है कि सर टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच का डिफरेंस जो होता है ना, डार्क के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है, वो भी आपका फिंगरप्रिंट ही होता है, बेटा ही निकल गया, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने nth डार्क निकाला, nth डार्क क्या हो जाएगा सर, उसका जो y होता है nth डार्क का, तो वो हो जाता है टू एन आपका n टू एन माइनस वन माइनस बाय वन। टू लेमडा डी बाई डी। ठीक है, ऐसे ही n+1 डार्क लोगे, तो तुम अब n की जगह पे क्या रखोगे, n की जगह पे n+1 रखोगे, यानी n+1 - 1/2 लेमडा डी बाई डी। ठीक है, और ये क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आपका n+1/2 लेमडा डी बाई डी निकल के आ जाएगा। अब तुम ये काम तुम करना घर पे बैठ के, मैं निकालना चाहता हूं आपका बीटा, और बीटा को मैंने क्या बोला है, y(n+1 डार्क माइनस y(n डार्क)। जब इसको सॉल्व करोगे ना वापस से, जब आप नीचे वाले सब ऊपर वाले घटाओगे, तो आपका एन एन कट जाएंगे, 1/2 और -1/2 ऐड होके 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से आंसर तब भी लेमडा डी बाई डी ही निकल के आएगा। तो चाहे तुम बीटा डार्क का निकालो, चाहे तुम बीटा ब्राइट का निकालो, दोनों का सेम ही आता है। इससे एक बात प्रूव होती है। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज लिखता हूँ कि मैं साफ साफ देख सकता हूँ, चाहे तुम बीटा डार्क के लिए निकालो, चाहे तुम बीटा ब्राइट के लिए निकालो, दोनों के लिए बीटा का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, लेमडा डी बाई डी। इससे पता है एक बात प्रूव होती है, क्या प्रूव होती है वो सुन लो। इससे ये प्रूव होती है बात कि जो डार्क फ्रिंजेस हैं उनकी जो विड्थ होगी, और जो ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं उनकी जो विड्थ होती है, वो दोनों बराबर होती हैं। यानी जो भी आपकी स्क्रीन पे बन रहा है ना, ये जो थिकनेस है, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सारी थिकनेस क्या होती है, बराबर। कितने की बराबर होती है, बीटा की बराबर होती है, सारी थिकनेस बराबर होती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपका जो फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन है, आपके जो फ्रिंजेस के बीच में गैप है, जो फ्रिंजेस की विड्थ है, सब बराबर होती है, यूनिफॉर्म फ्रिंजेस बनती है आपका। YDAC में प्यारे बच्चों, YDAC में आपका सबसे अच्छी बात क्या देखने को मिलेगी कि बीच में क्या बन गया आपका, बीच में बन गया आपका सेंट्रल मैक्सिमा, उसके ऊपर बना आपका पूरा डार्क, फिर बना आपका मैक्सिमा, फिर बना डार्क, मैक्सिमा कौन था, ब्राइट, ये ब्राइट ये डार्क, इस तरह से बन रहा है चीजें। ठीक है, अब इन सब की मोटाई क्या होती है बेटा, बराबर होती है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे आपका ये हो गया डार्क, ठीक है, ये हो गया आपका डार्क, ठीक है, इसके बाद नीचे हो गया आपका ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया। ठीक है, इस तरह से बीच में क्या आ गया आपका बेटा, बीच में आ गया आपका सेंट्रल मैक्सिमा आ गया आपका। इन सब की जो थिकनेस होती है वो बराबर होती है। ठीक है, ऊपर भी आएगा पर वो मैं बनाया नहीं आया हूँ। इसलिए सब थिकनेस क्या होती है आपकी, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं एक्चुअली, सब बराबर होती है। अगर मैं इंटेंसिटी का डायग्राम बनाऊं इस तरह से, थोड़ा टेढ़ा डायग्राम बनेगा, उल्टा डायग्राम बना रहा हूं मतलब, इस तरह से, तो ये बीच में सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल पे क्या होता है बेटा, अगर मैं इस तरह से बनाऊं उसको, समझ रहे हैं, ये डायग्राम भी एग्जाम में पूछा गया है। इस डायग्राम को पहले ऐसे समझो, उसके बाद फिर मैं इसको डायग्राम को सीधा कर दूंगा आपको। ठीक है, तो देखो, जहां पर ब्राइट है वहां पर तो वो चमक रही जगह है, मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इस तरह से मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा गलत बनाया मैंने डायग्राम, थोड़ा सा इस तरह से बनाया कर्वेचर, इस तरह से क्या बनेगी आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम, जहां पर क्या है, ब्राइट है। फिर डार्क आ गया, डार्क में पूरी जगह पे क्या रहेगी, डार्क में पूरी जगह क्या रहेगी आपकी, जीरो रहेगी। ठीक है, डार्क में पूरी मतलब थोड़ी सी तो ऐसे थोड़ा कर्वेचर तो आएगा ही ऑब्वियसली, पर इस तरह से बनेगी। फिर क्या आ गया, फिर यहां से ब्राइट आ गया, ब्राइट में क्या होती है, ब्राइट में फिर से इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है, इस तरीके से। ये मैं किसका डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, यहाँ मैं इंटेंसिटी दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो भी स्क्रीन की विड्थ है वो दिखा रहा हूँ। फिर आपका डार्क, अगर डार्क में फिर से क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर लगभग, फिर यहाँ पे जीरो के बराबर लगेगा, यहाँ पे डार्क है जीरो के बराबर, फिर इंटेंसिटी फिर मैक्सिमम होती है ब्राइट में।
फिर इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है इसमें ब्राइट में। ये हो गया, तो ये आपका डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ऐसे नीचे डार्क ब्राइट। डार्क में इंटेंसिटी जीरो, ब्राइट में इंटेंसिटी मैक्सिमम। ये इंटेंसिटी सारी क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 4i के बराबर, क्योंकि हम i1 और i2 को बराबर बनाते हैं। फिर डार्क आया, फिर उसमें क्या हो गई आपकी इंटेंसिटी जीरो होगी। तो ये इंटेंसिटी का डायग्राम बना। अब इसी डायग्राम को थोड़ा सीधा बना दो बस। तो ये थोड़ा डायग्राम ऐसे ना टेढ़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं आपको दोनों को सामने सामने इसलिए दिखा रहा था कि जहां पर डार्क है वहां पर इंटेंसिटी जीरो, जहां पर ब्राइट है वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सीधा करके दिखाना चाहते हो डायग्राम, मतलब आप वाई एक्स दिखाना चाहते हो इंटेंसिटी को, तो ये डायग्राम पूछा गया है, इसको हम बोलते हैं बेटा इंटेंसिटी डायग्राम। इंटेंसिटी डायग्राम, ठीक है, ऑफ वाईडीएसी। तो इसमें बनाया तो बीच में यहाँ पे जहां पे आपकी वाई की वैल्यू जीरो है, वहां पे क्या मिलता है बेटा, मैक्सिमम मिलता है। तो इसके बाद डार्क आ गया, फिर इस तरीके से आपको डायग्राम देखने को मिलता है। ये थोड़ा डायग्राम ज्यादा बेटर लगता है एज कम्पेयर टू दैट। ठीक है, इस तरीके से होती है चीजें, ये ब्राइट फिर डार्क, फिर आपका यहाँ ब्राइट। ठीक है सर, जो ये बीच वाली जगह आ रही है, ये वाली जगह, ये वाली जगह है, इसमें क्या है, इंटेंसिटी ऐसी भी तो सकती है कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में भी तो कुछ वैल्यू होती है ना, तो वो वहां पर है। ठीक है, तो ये आपका ब्राइट और ये आपका यहाँ पे फिर डार्क, इस तरह से चीजें चलती हैं। ये आपका डार्क, यहाँ ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह चलता है। तो ये है इंटेंसिटी का ग्राफ। और यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं हम वाई, जैसे जैसे वाई ऊपर जा रहा है तो आपकी इंटेंसिटी बढ़ रही, घट रही, बढ़ रही, घट रही, बढ़ रही। एक चीज और देखने को आपको यहाँ पे आप बता सकते हो इस डायग्राम से, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है हर साल, सीबीएसई बहुत पागल है इस डायग्राम के पीछे। एक साफ चीज बोल सकते हो, इन सारे जो मैक्सिमम पीक्स बन रहे हैं वो सब बराबर पे हैं। ये सब क्या है, आई मैक्सिमम है। और ये सब जहाँ पे आपका डार्क आ रहा है वो सब क्या है, आई मिनिमम। आई मिनिमम के लिए क्या होगा, जीरो। आई मैक्सिमम के लिए क्या होगी आपकी, 4i के बराबर होगी। समझ आया। इससे एक चीज हम बोल सकते हैं नोट करके, यूजिंग इंटेंसिटी डायग्राम, हम ये कह सकते हैं, दो तीन चीज कह सकते हैं हम तो, कि सर पहली बात, इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट्स आर मैक्सिमम एंड इक्वल, सबकी 4i के बराबर होती है। सेकंड हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी सेम ऑफ ऑल डार्क्स आर अगेन मिनिमम एंड इक्वल। और वो कितने के बराबर होती है, ये 4i के बराबर होती है, और ये कितने के बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। मतलब सब सबके डार्क ऐसा नहीं, कोई हल्का डार्क कोई ज्यादा डार्क, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, विड्थ ऑफ ऑल, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो, आर इक्वल। मतलब वो मैं बता चुका हूँ, बीटा क्या होता है, सेम होता है सबके लिए। ठीक है, सब कुछ सेम होता है, सब कुछ इंटेंसिटी, बहुत प्यारा यूनिफॉर्म डायग्राम होता है, ये हम इंटेंसिटी डायग्राम से बता सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहीं से डिफरेंस आएगा आपका इन केस ऑफ डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन में क्या होता है ना बेटा, बीच वाली, जो बीच वाली ब्राइट होती है ना, उसकी विड्थ डबल होती है एज कम्पेयर टू बाकी सारी ब्राइटनेस की। ऊपर से ये भी प्रॉब्लम है कि जो बीच वाली ब्राइट होती है ना, वो सबसे ज्यादा ब्राइट होती है, और बाकी ब्राइट थोड़ी कम कम ब्राइट होती है। इसलिए वो डायग्राम आपको वहां पसंद नहीं आएगा, अभी नहीं। पर ये चीजें हैं जो डिफरेंस हैं। ठीक है, अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सीबीएसई में नहीं है और आपको नीट में भी नहीं पूछता, जेई में भी बहुत कम पूछा गया है। एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, बस ये गड़बड़ कर दी एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने उसका नाम मेंशन कर रखा है, सुनो। अगर एक बच्चे ने बोला कि सर आपने वाईडीएसई में जो होता है उसमें स्लिट होती है, आपने जब आपने स्लिट बनाई थी, स्लिट ऐसी होती है राइट, ये होती है स्लिट वन, स्लिट टू, ये बनाई थी अपन ने। स्लिट तो ऐसी एक लाइन होती है, उसमें लाइट निकलती है, उस सामने क्या बनता है आपका, जब स्लिट आपने ऐसी बनाई थी, तो ये हो गई आपकी मान लीजिए स्क्रीन। तो उस केस में आपको क्या दिख रही थी, स्क्रीन कैसे दिख रही थी, आपको वहां पे ना लाइंस दिख रही थी, डार्क, और आपको कॉन्जिक्यूटिव डार्क और कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट की क्या दिख रही थी आपको, लाइंस दिख रही थी, रेक्टेंगुलर लाइंस। ठीक है, ये ब्राइट हो गया, ये डार्क हो गया, बहुत बार लिख चुका हूँ ये चीज, तो आप भी बोर हो रहे होंगे सर, बार बार लिख देते हो, बार बार लिख देते हो, पर एक चीज को जितने बार लिखोगे ना उतने बार रिवाइज होगी चीज। जब यहाँ पे स्लिट्स ऐसी होती हैं, एक लाइन की तरह होती हैं, तो आपको स्क्रीन ऐसी दिखाई देती है। लेकिन अगर आपके पास में एक चीज बोली जाती है, इसको बेटा बोलते हैं पिन होल, और इसका हम नाम लेंगे आगे जाके, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको डायफ्रैक्शन में। पिन होल मतलब आपने क्या लिया, एक पिन, यहाँ पे आपने क्या किया था, एक ब्लेड से कट किया था।
ठीक है, स्लिट बनाने के लिए। यहाँ पे आपने क्या किया, एक पिन से होल किया है, एक पिन ली उसे होल कर दिया। तो होल वैसे तो बहुत छोटा होता है, आपको आप नेकेड आई से देखो कि शायद आपको दिखे ही ना। और द प्रॉब्लम इसकी हो सकता है कि वो लाइट के लिए तो पिन होल भी बहुत बड़ी चीज है ना यार, लाइट नैनोमीटर में चल रही है। ठीक है, इसका साइज होगा वो माइक्रोमीटर में, तो फिर भी 1000 गुना ज्यादा है उससे। तो पिन होल, ये P1 हो गया, ये P2, ये भी तो सोर्स की तरह काम कर सकते हैं ना यार। भाई वहां पे एक रेक्टेंगुलर लाइन थी, यहाँ पे आपका क्या है, पिन होल। तो उसका जब डायग्राम बनता है स्क्रीन पे, ये पूछा गया है, उसका जब डायग्राम बनता है, तो अब वो डिपेंड भी करता है एक चीज, दो तीन, देखो सवाल बनाने वाला ना बहुत कुछ भी सवाल बना सकता है बनाने के लिए। तो सवाल बनाने वाला फिर भी मैं फिर से कह रहा हूँ, कुछ भी सवाल बना सकता है बनाने को। ठीक है, तो अगर हम पिन होल लेते हैं, तो डिपेंड करता है स्क्रीन कैसे रखी गई। अगर स्क्रीन सामने रखी गई है बिल्कुल ऐसे के कैसे, तो आपका उस टाइम बनते हैं बेटा यहाँ पे इस तरह से बनते हैं आपके हाइपरबोलिक। सॉरी, वही डार्क एंड ब्राइट बनेंगे। अगेन बोल रहा हूँ, डार्क एंड ब्राइट बनेंगे, लेकिन जो ये कर्व बन के आता है, इसको मैथमेटिकली निकाला जाता है लोकस के तरीके से, आप अपने मन से नहीं निकाल सकते। ठीक है, वो अगेन वही होगा, ब्राइट और डार्क अभी बनेंगे, ब्राइट और डार्क जो हैं वो अभी भी बनेंगे। जस्ट द डिफरेंस इज कि वो ब्राइट और डार्क थोड़ा सा डायग्राम उनका देखने में अलग होगा। ठीक है, थोड़ा डायग्राम को, ये कैसे, ये लाइंस क्या कहलाती हैं, जैसे ये कैसी लाइन है, ये बनेंगी स्ट्रेट लाइन। ये सवाल पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, ये सवाल एक्चुअली में तब पूछे जाते हैं जब थ्योरेटिकल सवाल होते हैं। मैंने आपको बताया बेटा, मैं फिजिक्स आपको कितनी भी पढ़ा दूं, मैं आपको कितनी भी फिजिक्स पढ़ा दूं, पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पूरी फिजिक्स पढ़ा दूं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रह जाएगा जो शायद मैंने आपको नहीं पढ़ाया या एग्जाम में आ जाए। या कुछ ना कुछ क्या होता है ना, देखो फिजिक्स आप जिस लेवल पढ़ रहे हो ना, फिजिक्स इतनी फिजिक्स नहीं होती, फिजिक्स से बहुत ऊपर लेवल तक की फिजिक्स होती है। बहुत ऊपर तक आपको फिजिक्स पढ़नी होगी, जब आप इंजीनियरिंग करोगे तो वहां पे भी इंजीनियरिंग फिजिक्स से आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फिजिक्स पढ़नी पड़ती है। उससे भी ऊपर लेवल फिजिक्स है, एमएससी है। ठीक है, एमएससी है, एमटेक है, एमएस है, इतने लेवल, पीएचडी है, इतने लेवल पे फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो भाई इससे तो और भी ऊपर की फिजिक्स होगी ना। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स जो आप पढ़ रहे हो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, छोटी चीज चीज पढ़ रहे हो, अभी अब आपको बहुत बड़े लेवल पढ़ना पड़ सकता है अगर आप फिजिक्स को एज अ करियर आगे ऑप्ट करते हो। उसमें ये सब चीजें पूछ ली जाती हैं। हो सकता है कि देखो जो बच्चा पीएचडी कर रहा है, ठीक है, या फिर जिस टीचर ने पेपर बनाया है वो पीएचडी कर रहा है, पीएचडी का टॉपिक में वो वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहा था, वेव ऑप्टिक्स में उसके सामने एक्सपेरिमेंट आया, उसने एक्सपेरिमेंट का डायग्राम देखा, उसने कल को आपसे यही क्वेश्चन डाल दिया, डाल सकता है तो फिजिक्स ही ना। क्वेश्चन आ गया, टीचर ने नहीं पढ़ाया, तो इसमें टीचर की गलती नहीं है या मेरी गलती नहीं है, किसी भी टीचर की गलती नहीं है। हो सकता है उसने पढ़ा दिया क्योंकि शायद पहले एग्जाम में आया था, मैंने आपको ये इसलिए पढ़ाया क्योंकि पहले एग्जाम में आ चुका होगा शायद। ठीक है, इसलिए मैंने पढ़ा दिया, अगर नहीं आया होगा, नया सवाल आ गया बिल्कुल, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। फिर तो आप या तो तुक्का मारो या फिर छोड़ दो सवाल, दैट्स द ओनली केस। ठीक है, इसलिए जब आप मॉड्यूल भी लगाओगे ना, तो बहुत सारे सवाल आपको ऐसे लगेंगे जो मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया है। तो वो हर चीज नहीं पढ़ाई जाती, इट्स सिंपल फैक्ट। किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी टीचर हर चीज नहीं पढ़ा सकता। अगर मॉड्यूल करते वक्त आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि नहीं यार ये थ्योरेटिकल है और ये टीचर ने क्लास में नहीं पढ़ाया, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर देख के उसको याद करने की कोशिश, पहले टीचर से डिस्कस करो, समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो देन लर्न द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। एग्जाम निकालना है बेटा, कंसेप्ट ठीक है, कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए आपके, जहां कुछ काम नहीं करता वहां कंसेप्ट काम करता है। लेकिन जब वो भी काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम फिर आपको बस ये है कि भाई मैंने क्वेश्चन कहीं देखा था कि नहीं देखा था, कॉम्पिटिशन है सब कुछ। ठीक है, आई होप कि ये वाली बात आप समझे होगे। इतना समझ में आया सबको? यस ये सर। यस सर। शेप्स और भी बन सकते हैं, शेप सर्कुलर बनते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने स्क्रीन कैसे रखी है। जैसे अगर आपने स्क्रीन को सामने रख दी है तो ऐसे बनती है, अगर आपने स्क्रीन को ऐसे रखा है ना, हॉरिजॉन्टली रख दिया है, अगर आपने स्क्रीन को वर्टिकल रखा होता है तो हाइपरबोलिक बनती है। अगर आपने स्क्रीन को ही हॉरिजॉन्टल रख दिया है, तो लाइट तो चारों दिशाओं में चलती है ना, उस केस में बेटा पता है क्या होता है, उस केस में सर्कुलर बनती है। वो ये ना, पढ़ाने को पढ़ाने जाए तो खत्म ही ना हो इतना पढ़ाना। मैंने बता दिया क्योंकि हो सकता है शायद कहीं सवाल आया होगा, मेरे दिमाग में भी आ गया तो मैंने आपको बता दिया। पर ये यूजुअल सवाल नहीं है। ठीक है, अगर स्क्रीन हॉरिजॉन्टल लगती है तो ये डायग्राम कैसे बनती है, उस टाइम पे आपको सर्कुलर रिंग्स जैसी आपको वहां पे फ्रिंजेस देखने को मिलती है। ठीक है, चलो अब एक आध सवाल करते हैं, एक काम करते हैं, क्लास को अभी हम यहीं पे एंड